गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल आर से फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका पहला लेक्चर कल हो गया था। ये सेकंड लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने बात की थी ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट की। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्या था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो ओरेस्टेड ने कहा कि अगर कोई आपके पास वायर है और उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अर्थात उसने कहा हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। तो ये मान लो कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो देखा गया कि इसके चारों तरफ क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अब एक सवाल ये बनता है कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु P मानूं और यहाँ पर कोई बिंदु P मानूं और आपसे पूछूं कि बताइए इस बिंदु और इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे इसको P1 बोल दो और इसको क्या बोल दो, P2 बोल दो, आसानी रहेगी। तो मैं अगर आपको बोलूं कि बताइए P1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि आप ये तो मान चुके हो कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। कल मैंने एक्सपेरिमेंट से बताया था। तो जब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर डायरेक्शन भी तो होगी ना कोई मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब हम वो देखेंगे कि जो डायरेक्शन होगी वो आप किस प्रकार ज्ञात करोगे, किस प्रकार देखोगे। तो डायरेक्शन के लिए आप यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल, या इसको बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल। ये देखिए क्या कहता है नियम, ये कहता है कि आपके पास जो वायर है उसको सबसे पहले तो राइट हैंड से पकड़ो, और पकड़ो भी किस प्रकार, इस प्रकार पकड़ो कि जो आपका अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में रहे। तो देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपको एक वायर दिख रहा है, नाम दे देता हूं मैं कि ये भी क्या है, एक वायर है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो इसको राइट हैंड से पकड़ो, तो आपने पकड़ लिया। और दूसरी बात कि जो आपका अंगूठा है वो क्या रहना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो देखो इस प्रकार आप उसको पकड़ लो, तो देखो अंगूठा किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। फिर आपको जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करनी है उसकी तरफ अपनी अंगुलियों को फैलाओ। तो सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, फिर आपको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो इस तरफ अंगुलियों को फैलाओ। उसके बाद अंगुलियों को कर्ल करो यानी मोड़ो। तो देखो अंगुलियों को आप मोड़ोगे तो अंगुलियां किधर जा रही है, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, इसमें दो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में ही काम आएगी। एक तो आएगी अंदर की तरफ और एक आएगी बाहर की तरफ। तो देखिए जब भी अंदर की तरफ बात आई ना तो आप वहां पे साइन लगाओगे क्रॉस का, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। और अगर बाहर की तरफ पूछे तो आप क्या लगाओगे, डॉट। तो क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, और डॉट का मतलब क्या है, बाहर की तरफ डायरेक्शन है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आई, अंदर की तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक क्रॉस लगा दूंगा। ये क्रॉस क्या बताएगा कि भाई जो ये P1 है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है। रिपीट कर देता हूँ, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको जो वायर दिया है उसको राइट हैंड से पकड़ो। पकड़ने के बाद अंगूठे को रोको विद्युत धारा की दिशा में, और जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी तरफ अपनी अंगुलियों को फैलाओ और अंगुलियों को मोड़ो। तो देखो आप मोड़ रहे हो तो अंगुलियां किधर जा रही है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, इनवर्ड, अंदर की तरफ। मुझे बताओ इस बिंदु पर किधर होगी। अब नियम चेंज नहीं करोगे, नियम तो वही रहेगा, राइट हैंड ही काम में लेना है। पहली बात तो क्या काम में लोगे, राइट हैंड। दूसरी बात, अंगूठे को आप किधर रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, तो रखो, रख दिया। उसके बाद आपको जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी तरफ अपनी अंगुलियां फैलाओ, फैला दी। और फिर अंगुलियों को मोड़ो। तो देखो अंगुलियां किधर आ रही है, बाहर आपकी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप किससे शो करोगे, डॉट से। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल यूज करोगे। वो ये कहता है कि जो करंट की डायरेक्शन में आप अंगूठा रखो और फिर अंगुलियों को कर्ल करो। तो देखो यहाँ आपने अंगूठा रखा और अंगुलियों को कर्ल किया तो अंगुलियां अंदर की तरफ जा रही थी, तो P1 पर किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ। और यहीं पे आपने देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा और अंगुलियों को देखो सबसे पहले तो उस बिंदु की तरफ फैलाओ जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उसके बाद मोड़ो। तो किधर आ रही है, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जो भी डायरेक्शन होगी उसको हम डॉट से शो करेंगे, और अंदर की तरफ जो भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी उससे किससे शो करेंगे,
क्रॉस से। तो कुछ समझ में आया ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? मोटी मोटी बात यह है कि ओरेस्टेड ने यह कहा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा उस वायर से प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र। और मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बता दी कि आप कैसे ज्ञात करोगे, आप राइट हैंड रूल काम में लोगे। अब देखो, ओरेस्टेड ने तो इतना बोल दिया कि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी, ठीक है? तो ओरेस्टेड ने तो क्या कहा कि चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि सर उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए दो साइंटिस्ट थे, एक तो था बायो और एक था सावर्ट। वैसे ये बायो नहीं, ये बायोट होता है। इसमें यहाँ जो टी होता है वो क्या रखा जाता है? साइलेंट रखा जाता है। तो एक वैज्ञानिक तो था बायो और दूसरा क्या था? सावर्ट था। इन दोनों ने कहा कि भाई हम बताएंगे इस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी। तो उसी इन दोनों के नाम पर ही उस नियम को क्या नाम दिया गया? बायो सावर्ट लॉ। तो उसने कहा कि मान लो ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आपके पास एक वायर है, अगर इसको आप नाम देना चाहो तो एक्स वाई नाम दे दो। एक्स वाई क्या है? एक वायर है, और इसमें आई करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो आप ओरेस्टेड से पूछो, ओरेस्टेड ने क्या कहा था कि इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर मैं यहाँ कोई बिंदु पी लूं तो डेफिनेट बात है इस पी पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मैं मान लेता हूं कि इस बिंदु पर आपको क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र बताना है। ओरेस्टेड ने तो सिर्फ ये कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, बायो सावर्ट ने कहा कि हम इसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक रेखा खींच देता हूं और जिसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट से आर। अब सबसे पहले जो आप ये नियम अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है? इस पूरे वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। ये असंभव सी बात है कि आप एक कंप्लीट वायर का एक साथ चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाओ। इसलिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम डिवाइड एंड रूल काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? डिवाइड एंड रूल। तो हम क्या करेंगे, जो आपको ये एक्स वाई वायर दिख रहा है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने एक टुकड़ा ये काट लिया, ठीक है। अब इससे बहुत सारे टुकड़े काट लेंगे। और मुझे बताओ, अगर मैं इस एक टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लूं तो क्या मैं इस पूरे वायर का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकता हूं? यस और नो? क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इस छोटे से टुकड़े का अगर चुंबकीय क्षेत्र आपको बता पाऊं तो फिर आप पूरे का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो? कैसे? इंटीग्रेशन, समाकलन क्या कहता है? समाकलन यही तो कहता है कि छोटी छोटी चीजों को ऐड करते जाओ, तो वो क्या है? समाकलन। और किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वो क्या होता है? अवकलन। तो क्या यहाँ पर आप समाकलन का नियम लगा सकते हो? अगर मैं इस इतने से एरिया के द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न अगर मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र बता पाऊं तो फिर आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे और आप क्या कर निकाल लोगे यहाँ से जो इस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाल लोगे। तो सबसे पहले इस वायर पर आपने एक छोटा सा अल्पांश काटा और इस अल्पांश को मैंने मान लो ये जो वायर है इस कंप्लीट वायर की लेंथ है एल। कितनी लेंथ है? ये एल लेंथ का वायर है। तो अगर इस पर आपने एक छोटा सा अल्पांश काटा होगा तो डेफिनेट सी बात है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डीएल। यस और नो? बताओ डीएल होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? अरे भाई इस वायर की पूरे की लेंथ कितनी है? एल। तो इस पर अगर आप छोटा सा पोर्शन काटोगे तो वो तो डीएल ही होगा ना। अल्पांश लंबाई के लिए तो डीएल है क्या? डीएल अल्पांश को ही तो बोलते हो आप। अल्पांश लंबाई अगर आप कहीं लेते हो, अल्पांश का मतलब एक छोटा सा अंश। ये वैसे ये बहुत छोटा है बट मैंने आपको दिखाने के लिए इसको जूम करके दिखाया। एक्चुअल में ये बहुत छोटी साइज का है, अल्पांश है। तो अगर पूरी लेंथ एल है तो अल्पांश कितनी हो गई? डीएल हो गई। अब दूसरी बात, मान लिया कि इस अल्पांश के साथ ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अल्पांश के साथ जो डीएल वेक्टर के साथ जो आर वेक्टर एंगल बना रहा है वो क्या है? थीटा है। इसमें से आई करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए बायो सावर्ट ने क्या कहा। बायो सावर्ट ने ये कहा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और अगर आपको उसके आसपास किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसने कहा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करेगा। अब वो देखिए कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात तो मुझे बताओ, आप चुंबकीय क्षेत्र को 20 से रिप्रेजेंट करते हो,
तो क्या इस अल्पांश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आप बी लिखोगे? यस और नो? क्या बी लिखोगे? नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि एल लेंथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी। तो मुझे बताओ भाई, डीएल लेंथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? डीबी। अगर आपने लेंथ छोटी ले रखी है तो जो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा? छोटा होगा, अल्पांश होगा। तो जब छोटी चीज होती है तो आप क्या लगाते हो? डीबी। तो यहां मैंने क्या कहा कि जो इस डीएल अल्पांश के कारण बी पी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? डीबी। बी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप जो लेंथ ले रहे हो, लंबाई ले रहे हो, वो तो क्या है? अल्पांश है। तो उसने कहा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर, वो सबसे पहली बात तो वो करेगा धारा पर निर्भर। क्या बोला? उस बायो सावर्ट ने ये बोला कि करंट का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। सही तो बात है। कल मैंने आपको बताया था कि वायर, कल मैंने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था कि ओरेस्टेड ने जैसे जैसे करंट का मान बढ़ाया वैसे वैसे कौन बढ़ता गया? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता गया। तो यही बात तो ये बोल रहा है कि आप जैसे जैसे करंट का इंक्रीजमेंट करते जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा उसने कहा जो डीबी है वो समानुपाती होगा अल्पांश के, अल्पांश की लंबाई के। जो डीबी समानुपाती किसके होगा? डीएल के। अब मुझे बताओ ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इससे हुआ कि अगर मान लो आपने डीएल लंबाई ज्यादा ली, जैसे सपोज दैट पहली बार ये डीएल है और दूसरी बार ये डीएल है, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा घटेगा? ये तो ये कह रहा है कि बढ़ेगा। तो बताइए किससे बढ़ेगा? इसके लिए आप देखिए, अगर यहां मैं बात करूं, एक्चुअल में करंट होता क्या है भाई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन्स का चलना ही तो क्या होता है? करंट होता है। तो मुझे बताओ ये एरिया कम है तो इसमें आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। और ये एरिया क्या है? ज्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन कम है तो करंट क्या हो जाएगा? कम। तो मुझे बताओ, एक तो ये अल्पांश लूं, एक मैं ये अल्पांश ले लूं, तो बताओ कौन से अल्पांश से ज्यादा करंट फ्लो होगा? इससे या इससे? जिसकी साइज ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो इससे करंट क्या होगा? ज्यादा। और भाई ऊपर देखो आपने क्या कहा है कि करंट ज्यादा, तो कौन ज्यादा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के समानुपाती होता है और अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा नियम है कि डीबी समानुपाती 1/r², यानी ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है जैसे गाउस का नियम करता था। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई हर एक चीज का कुछ ना कुछ फिक्स एरिया होता है। ये थोड़ी है कि इसमें आपने करंट मतलब फ्लो करवाया और उसके चारों तरफ जहां तक चाहो आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक एरिया होता है। ऐसा आपने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र में भी आपने पढ़ा होगा कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, तो कुछ एरिया होता है फिक्स। ये नहीं है कि हर कहीं आप चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस कर पाओ। तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जो तीसरी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो होती है 1/r²। और चौथी और इंपॉर्टेंट जो डीबी होता है वो समानुपाती होता है साइन थीटा के। किसके समानुपाती होता है? साइन थीटा के। अब आप कहोगे कि सर ये थीटा क्या है? तो देखो ध्यान देना, जो थीटा है वो डीएल वेक्टर व आर वेक्टर के मध्य का कोण है। क्या बोला मैंने? थीटा जो है वो डीएल वेक्टर। अब आप कहोगे कि सर डीएल तो ये रहा, वेक्टर का मतलब क्या है? जो डीएल वेक्टर होता है, यहां से एक दो आपको मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है कि जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगी। डीएल वेक्टर ऑलवेज इन करंट्स डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होगा। तो मैंने क्या कहा? डीएल वेक्टर तो पता चल गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए कि बताइए भाई डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में। देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ऊपर की तरफ। अगर करंट डाउनवर्ड जाता तो डीएल भी क्या हो जाता? डाउनवर्ड हो जाता। और दूसरा आर वेक्टर, आर वेक्टर तो ये रहा, आर वेक्टर है क्या?
क्या कि डीएल की बिंदु पी से जो डिस्टेंस है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आर वेक्टर से। तो देखिए ये तो रहा आपका डीएल वेक्टर और ये रहा एंगल थीटा। तो देखो इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, थीटा। और दूसरी बात आप कहोगे कि सर आप इसको ऊपर भी ले सकते थे, लाइन को नीचे भी ले सकते थे। भाई कहीं लो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, अरे भाई डीएल क्या है, अल्पांश है। अल्पांश का मतलब इस वायर का एक छोटा सा पोर्शन है, तो फर्क नहीं पड़ता आप इस लाइन को यहाँ से खींचो, सेंटर से खींचो या नीचे से खींचो, क्योंकि ये साइज क्या है, बहुत छोटी है। तो ये था जो बायो-सावर्ट के ये कुछ कंक्लूजन थे या ऐसी उसकी स्टडी थी कि आप जैसे जैसे करंट का मान, विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। जैसे जैसे आप अल्पांश की लंबाई बढ़ाओगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। और लास्ट उसने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान साइन थीटा के समानुपाती होता है। साइन थीटा है क्या, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के मध्य का कोण। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा होगी करंट की डायरेक्शन में। अब देखिए इनको मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ समीकरणों को। जैसे ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए चारों ही राशियां एक ही राशि के समानुपाती है, तो क्या इनको ऐसे लिखा जा सकता है, डीपी समानुपाती आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सुन लो, क्यों, क्योंकि चारों राशियां एक ही राशि के क्या है, समानुपाती। तो आपने क्या लिख दिया, डीबी समानुपाती आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है साइंस में समानुपाती को तो आपको हटाना ही पड़ता है, तो इस समानुपाती को हटाया जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है बायो-सावर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। स्केलर मतलब अदिश रूप। तो अदिश रूप क्या कहता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। याद रखना जो ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ठीक है। यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी, क्या पूछा मैंने, यूनिट ऑफ म्यू नॉट। यूनिट ऑफ म्यू नॉट, तो यहां से देखिए म्यू नॉट क्या हो जाएगा, dB इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। अब इसकी तो साइन थीटा की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 4 पाई की भी कोई मतलब यूनिट नहीं होती। dB जो B होता है उसकी यूनिट होती है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो टेस्ला इंटू आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। आई का एम्पियर, डीएल क्या है लंबाई, मीटर। तो क्या हो जाएगा टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू नॉट की। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। तो ये था जो स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट ने 4 बातें बताई कि जो इस वायर में के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रवाही धारा के समानुपाती होगा, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और डीएल व आर वेक्टर के मध्य बने कोण की जाके क्या होगा, समानुपाती। फिर आपने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नया कांस्टेंट आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। अगर मैं म्यू नॉट की विमा आपसे पूछूं तो टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। और अगर मान लो कि यहाँ निर्वात ना होता, तो अगर किसी प्रकार का कोई मीडियम होता तो जो डीबी होता है उसकी वैल्यू हो जाती म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगर कोई मीडियम, मीडियम का मतलब कोई माध्यम अगर उपस्थित हो तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू। और म्यू होता क्या है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, वो भी पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा, तो मैं 2-4 दिन में इसके वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां आप देख सकते हो। जो एप्साइन आर होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्साइन अपॉन एप्साइन नॉट। एप्साइन आर होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता,
ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता और ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी है म्यू आर। तो क्या हो गई आपेक्षिक पारगम्यता, ये हो गई माध्यम की पारगम्यता और ये हो गई निर्वात की पारगम्यता। तो अगर आपको माध्यम की पारगम्यता यानी म्यू का मान निकालना है तो यहाँ से म्यू नोट का आप क्या कर दोगे पक्षांतरण। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू नोट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह है बायो सावर्ट लॉ की स्केलर फॉर्म। अगर निर्वात उपस्थित हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखोगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो दोनों में ही आएगा। और अगर माध्यम हो तो म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख दो, या अगर आप इसको और सोल्व करना चाहो तो म्यू की जगह क्या लिख दो म्यू नॉट अपॉन म्यू आर। ये आपको कहां से मिला, ये आपको मिलता है पहले चैप्टर से आपेक्षिक विद्युतशीलता के फॉर्मूले से एफ साइन अपॉन एफ साइन नॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। यह स्केलर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। अब हम बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की। कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप, बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप। अब देखिए ये क्या है सदिश रूप बायो सावर्ट नियम का। पहले तो अदिश रूप लिखो तो क्या आया डीपी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ आपको क्या करना है वेक्टर फॉर्म। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करते थे कि कहीं पे भी आप डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म लिखते थे तो उसके साथ क्या जाता था आर केप। आर केप क्या बता रहा है, आर केप बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो मैंने क्या कहा था कि या तो आप लगा लो राइट हैंड पाम रूल, या एक और रूल होता है स्क्रू रूल जिसको बोला जाता है। देखिए वो क्या कहता है स्क्रू रूल, ये कहता है कि आपके पास जो दो वेक्टर है, पहले तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ आर केप लिखता हूँ तो देखिए क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर केप को लिखा जा सकता है आर वेक्टर अपॉन आर, लिखा जा सकता है। इकाई सदिश पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर, वो क्या कहता है, वो ये कहता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो यहाँ आर केप है तो सदिश कौन हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यस और नो। अब इसको देखो सोल्व करो, ये क्या है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी भैया क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर मैं डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करूं तो क्या डी एल आर साइन थीटा नहीं हो जाएगा, और एक्चुअल में है क्या यही तो है डी एल आर साइन थीटा। तो ये देखो जो साइन आ रहा है वो क्या है को क्रॉस प्रोडक्ट है, और दो राशियों का जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो और उसके द्वारा अगर आप डायरेक्शन निकालते हो तो उसका नियम ये कहता है कि पहले स्क्रू रूल ये कहता है कि आपको कौन से दो वेक्टर लेने हैं, एक तो डीएल वेक्टर लेना है, एक क्या लेना है आर वेक्टर। तो आप स्क्रू को डीएल वेक्टर पे रखो, अब इसको घुमाओ, किस तरफ घुमाओगे आर वेक्टर की तरफ। ये एक्चुअल में एस से है, देखो डीएल तो एस से है और जो आर है वो एस से है। तो सबसे पहले तो आप जब भी दो वेक्टर को सोल्व करो क्रॉस प्रोडक्ट करो तो सबसे पहले तो उनकी टेल से टेल मिलनी चाहिए। टेल मतलब पूंछ जो आखिरी हिस्सा है वेक्टर का। तो ये डीएल वेक्टर ये क्या हो गया आर वेक्टर। तो स्क्रू रूल ये कहता है कि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में अपने स्क्रू को रखो और आर की तरफ घुमाओ। तो देखो आप कुछ इस प्रकार घुमाओगे तो देखो स्क्रू किधर जा रहा है अंदर की तरफ। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा अंदर की तरफ। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है क्रॉस बनाया है। ये स्क्रू रूल ज्यादा इजी है। इसके अलावा आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन में थंब, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी तरफ अपनी अंगुलियां फैलाओ और उसको अंदर की तरफ कर्ल करो तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर आ जाएगी अंदर की तरफ। या एक्चुअल में अगर आप अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्मूला इसकी डायरेक्शन देना चाहिए तो आप याद रखोगे कि जो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन
डायरेक्शन है वो हमेशा डीएल क्रॉस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, यानी इन दोनों वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर, डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी और आर के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो देखिए ये तो था इसका बेसिक मतलब स्केलर फॉर्म। इसके एक और तरीका आप वेक्टर फॉर्म लिखने का, देखिए वो ज्यादा आसान रहेगा तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो देखिए मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ जैसे ही आप वेक्टर फॉर्म लगाओगे तो ऐसे भी तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये है। अब इसको आप क्या करो, आर अपॉन आर से गुणा कर दो, तो देखो होगा क्या, यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर क्यूब। बताओ यही होगा। अब मुझे बताओ ए बी साइन थीटा की तरह नहीं दिख रहा है, तो ए बी साइन थीटा कब आता है, जब आप क्या करते हो, ए क्रॉस बी करते हो। तो यहाँ पे ए कौन है, डीएल वेक्टर, बी कौन है, आर वेक्टर। तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो अगर आपको ये मेथड ज्यादा इजी लगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या जो पिछला मेथड मैंने आर के वाला बताया था तो वो कर लो। अगर वो थोड़ा अजीब लगे तो आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो। उससे होगा क्या कि यहाँ पे ए बी साइन थीटा बन जाएगा, और ए बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है ए क्रॉस बी का। और याद रखना यहाँ पे ए क्रॉस बी दो सदिश राशियां कौन सी है, एक तो डीएल वेक्टर है और एक आर वेक्टर है। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगी, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता चलेगी कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है हमेशा डीएल वेक्टर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। और जो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बताओ जरा, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। उसको याद करने के दो तरीके हैं, या तो आप स्क्रू रूल अप्लाई करो, डीएल की तरफ जो डीएल वेक्टर है उस पर आप स्क्रू को रखो और आर की तरफ घुमाओ, तो देखो स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है। और सपोज करो अगर यही आर इस तरफ होता तो फिर आप स्क्रू को रखते डीएल वेक्टर की तरफ और फिर आप इसको घुमाते हैं तो स्क्रू किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो अगर यहाँ कोई पॉइंट होता तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आता, बाहर की तरफ। और यहाँ पॉइंट है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। अंदर की तरफ वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस और बाहर की तरफ वाले चुंबकीय क्षेत्र को किससे शो करोगे, डॉट से। तो ये था आपका बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ बताता क्या है, बायो-सावर्ट लॉ ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता है। ओरेस्टेड ने तो कहा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो बायो-सावर्ट ने कहा कि भैया हम ये बताएंगे कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र आया है उसकी वैल्यू कितनी होगी, और वैल्यू के लिए जो अदिश रूप है वो तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब इनटू डीएल क्रॉस इनटू आर वेक्टर। तो ये था बायो-सावर्ट लॉ। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।